सोचिए कि कभी किसी ने आपको मिटाने का सोचा हो और आज आप उससे गले लग रहे हो, गले मिल रहे हो उससे। सोचिए कभी किसी ने आपके पूर्वजों का नरसंहार किया हो, उनका बलात्कार किया हो और आप उनको अपने घर बुला रहे हो। सोचिए कि उसी दुश्मन के घर में आप मेहमान बन के बैठे हो और आने का नाम ही नहीं ले रहे हो। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, यहां आपसे मेरा मतलब जो है वो बांग्लादेश है, दुश्मन से मेरा मतलब पाकिस्तान है, घर से मेरा मतलब देश है और मेहमान से मेरा मतलब बांग्लादेश के गृह सचिव नसीम उल गनी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और वक्त है सवाल 10 बजे का। बांग्लादेश एक बार फिर से गृह युद्ध की आग में जल रहा है और देश के गृह सचिव नसीम उल गनी पाकिस्तान में पिछले 10 दिनों से आसन टिकाए बैठे हैं। जलते बांग्लादेश को छोड़कर यूनुस के गृह सचिव का पाकिस्तान दौरा कई सवाल खड़े कर रहा है। बांग्लादेश में अंदरूनी हालात पहले ही नाजुक चल रहे हैं। पूर्व पीएम शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है, फांसी होनी है उनको। इससे तनाव और बढ़ चुका है। ऐसे माहौल में जब धमाके भी हुए, ये तमाम चीजें हुई, गनी का लगातार दूसरे देश में यानी दूसरा पाकिस्तान दौरा, पहला भी नहीं दूसरा, और वो भी रहस्यमयी है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि बांग्लादेश के गृह सचिव 7 नवंबर से पाकिस्तान दौरे पर हैं और ये यात्रा 10वें दिन भी जारी है लगातार। हैरानी की बात यह है कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस दौरे की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले गृह सचिव नसीम उल गनी 17 सितंबर को भी इस्लामाबाद गए थे, जब पाकिस्तान गृह मंत्रालय के विशेष सचिव जो है वो दाऊद मोहम्मद बरेच और बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद इकबाल हुसैन खान ने उनका स्वागत किया था। यानी कि मिनिस्टर्स के द्वारा स्वागत हो रहा है, डिप्लोमेटिक स्वागत हो रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि अपने देश को गृह युद्ध की आग में जलता छोड़कर पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं यूनुस के गृह सचिव। इसी गर्मा गर्म मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और बहस होगी, जो जवाब रखे जाएंगे, तर्क रखे जाएंगे उनके अनुसार। लेकिन उससे पहले सवाल 10 बजे का बड़ा सवाल क्या है, उसके बड़े सवाल क्या है वो आप जान लीजिए। सवाल यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में आखिर चल क्या रहा है, क्यों इस्लामाबाद में टिके हैं यूनुस के गृह सचिव, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस्लामाबाद में टिके हैं यूनुस के गृह सचिव, ये आप जानिए। क्यों टिके हैं ये समझिए। देश को जलता छोड़कर पाक में क्या कर रहे हैं गनी, क्या इरादा है? ये भारत के खिलाफ सोची समझी चाल तो नहीं है, ये भी एक प्रश्न है। और कट्टरपंथी देशों का क्या है डर्टी गेम, ये भी हमारा प्रश्न जो है वो रहेगा। क्योंकि आखिर बांग्लादेश का जो प्यार है पाकिस्तान के साथ बढ़ता हुआ जो नजर आ रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही होगी, जहां पर पाकिस्तान भारत का हित तो चाहेगा नहीं और पाकिस्तान को पता है कि बांग्लादेश का इस्तेमाल वो भारत के विरुद्ध कर सकता है। इसीलिए आप समझिए, नसीम उल गनी के दौरे पर सवाल उठे हैं कि पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं यूनुस के गृह सचिव, क्यों 10 दिन से पाकिस्तान में टिके हैं नसीम उल गनी, और बांग्लादेश और पाकिस्तान में आखिर क्या चल रहा है, ये भी एक प्रश्न है। बांग्लादेश में किसी को गनी के दौरे की भनक आखिर क्यों नहीं है, ये भी एक प्रश्न है। प्रश्न ये भी है कि गृह सचिव नसीम उल गनी की यात्रा के पीछे का राज क्या है, कारण क्या है? कहीं ये भारत के खिलाफ कोई सोची समझी चाल तो नहीं है? हो सकती है षड्यंत्र हो सकता है, यानी पाकिस्तान बांग्लादेश का डर्टी गेम तो ये नहीं चल रहा है। अब आप समझिए, याद करिए, देखिए 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था और कट्टरपंथियों ने गिरा दी थी शेख हसीना की सरकार। यहां पर मोहम्मद यूनुस ने संभाली बांग्लादेश की कमान और उसके बाद जो ड्रामा हुआ वो आप सब जानते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच करीबी बढ़ने लगी। कूटनीतिक और सुरक्षा सहयोग में अचानक तेजी आ गई। 2024 में पाक विदेश सचिव आमना बलोच ढाका पहुंची और जनवरी 2025 में आईएसआई के एक मेजर जनरल ढाका पहुंचे। मेजर जनरल ने भारत के सीमाई क्षेत्रों का भी दौरा किया है। अब आप समझिए, हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े, मैं चाहूंगा वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आए तो इनका स्वागत किया जाए। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका स्वागत मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन गनी का वहां पर जाना, वो भी इस वक्त में जाना जहां पर आप देखिए शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई जा रही है। एक तो ये प्रश्न समझ लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बांग्लादेश में ठीक नहीं है और 2 बार ये बांग्लादेश जा रहे हैं
और ये कट्टरपंथी की लिस्ट में आते हैं, रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स की श्रेणी में ये भी आते हैं। इनकी सोच जो है वो हिजबुत तहरीर से मिलती है। इसका क्या आप निष्कर्ष निकालेंगे कि इतना प्यार मोहब्बत जो चल रही है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, ये नया नया प्यार आखिर हुआ तो हुआ कैसे, और इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे भारत के लिए? भारत के लिए थोड़ा गंभीर डेवलपमेंट हो रहा है। जहां तक बांग्लादेश की केयरटेकर सरकार का सवाल है, अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की, दिख रहा है कि वह भारत को पसंद नहीं करते हैं। तो भारत को हिंदी में एक शब्द है, वह भारत को ठेंगा दिखाना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि इसके लिए पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा लेते हैं, चीन के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहे हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान जो है उसको 1971 के बाद अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गया है बहती गंगा में हाथ धोने का। पाकिस्तान 1971 के बाद से ही बांग्लादेश के टोटल सिलेबस से आउट था। पाकिस्तान का पासपोर्ट, पाकिस्तान का वीजा या पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का संपर्क नहीं था। और बांग्लादेश में पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तो जा ही नहीं सकती थी। इनफैक्ट एक दो बार पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के एजेंट पकड़े गए बांग्लादेश में, बांग्लादेश ने उनको 2-2, 3-3, 5-5 साल तक जेल में रखने के बाद फिर पाकिस्तान को सौंपा। ये मैं 1995, 1998 की बात कर रहा हूं। लेकिन अब पाकिस्तान को मौका मिल गया है कि बांग्लादेश के साथ पींगे बढ़ाए। हो ये रहा है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार को लग रहा है कि शायद भारत सरकार बांग्लादेश में बांग्लादेश विरोधी कार्रवाइयों को अंजाम दे सकती है। जैसे कि कई बार उनको लगता है कि शायद हम बॉर्डर ट्रेड बंद कर देंगे। कई बार बांग्लादेश को लगता है कि शायद भारत जो है वहां पर कोई आंदोलन छिड़वा देगा। तो बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार को लगता है कि पाकिस्तान से दोस्ती करके वो भारत के खिलाफ एक डबल फ्रंट, एक भारत के खिलाफ फ्रंट पाकिस्तान पश्चिम से और एक भारत के खिलाफ फ्रंट पूरब से खोल सकते हैं। लेकिन यह उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता नहीं, राजनीतिक मूर्खता दिखाता है। जी बिल्कुल नहीं, एक बात ये हमें समझनी होगी जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और भी मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगा। हमारे साथ इस वक्त कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। जयंत सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ, वो भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जयंत सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। एक प्रश्न मैं ये आपसे, कर्नल कुणाल जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि आप बांग्लादेश को भी अच्छे से समझेंगे, वहाँ की सोच को भी अच्छे से समझेंगे, कैसे रेडिकलाइज वो हो गया है, कितना ज़्यादा रेडिकलाइज वो होता जा रहा है। यानी जो बांग्लादेश के होम सेक्रेटरी नसीमुल गनी हैं, उनको, उनके जो एंटीसीडेंट्स कहा जाता है, उनकी जो सोच कही जाती है, उनके जो लिंक्स कहे जाते हैं, वो हिजबुत तहरीर से जुड़े हुए हैं। और ये बार बार पाकिस्तान जा रहे हैं। और इनकी मीटिंग ये भी है कि भाई सैफ के साथ, सैफुल्लाह के साथ इनकी मीटिंग होना, ये तमाम चीज़ें, और ये जो ब्लास्ट तक भी तार जुड़ रहे हैं, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसके बांग्लादेश से भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनका पाकिस्तान आना जाना, पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए क्या है वो नहीं, वो अलग बात है, लेकिन भारत के लिए भी तो दिक्कत हो सकती है साहब। डेफिनेटली। और ये गनी जो होम सेक्रेटरी है बांग्लादेश का, वो 7 नवंबर को गया है पाकिस्तान, अभी 19 तारीख हो गया है। वो अभी भी इतना लंबा दौड़ पे कोई होम सेक्रेटरी जाना मतलब खतरे का घंटा तो कुछ है। लेकिन मैं पहला सवाल आपका जवाब देता हूं, जो बांग्लादेश में ये जो एंटी इंडियन फीलिंग्स है, ये रिसेंटली काफी बढ़ चुका है। इसके पीछे तो डेफिनेटली अमेरिका का डीप स्टेट है, क्योंकि वो बांग्लादेश को, इंडिया को एक डिस्टर्ब करने के लिए बांग्लादेश में एम्प्लॉय किया हुआ है। पहला उनका था सेंट मार्टिन आइलैंड, वो शेख हसीना ने नहीं दिया उसको। मोहम्मद यूनुस आते ही वो 99 इयर्स का लीज में दिया हुआ है। लेकिन एक चीज है, इसका कुछ कारण है। एक है लैक ऑफ इफेक्टिव
गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये डीप स्टेट का प्रेसिडेंट है मोहम्मद यूनिस, इसका कोई पॉलिसी नहीं है। इसका अभी मेन एम है एक अथॉरिटी बनने का, क्योंकि ये कोई अथॉरिटेटिव कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, इसको ऐसे ही बिठाया दिया गया है। तो ये सोच रहा है इलेक्शन जितना देर कर सके, क्योंकि बांग्लादेश में इलेक्शन होने में बीएनपी का जीतने का सबसे ज्यादा चांसेस है, और बीएनपी ये मोहम्मद यूनिस को प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना चाहता है। नेक्स्ट इज इनकॉम्पिटेंसी। एक नोबेल प्राइज विनर, ठीक है, उसका दिमाग अच्छा होगा, इसका मतलब ये नहीं है ही कैन बी ए गुड पॉलिटिशियन और गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसलिए ये भी एक नोबेल डिस्टर्बेंस है। अबे आप देख ही रहे हैं आजकल कि भाई बहुत पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ये आप भी जानते हैं कि पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर क्या क्या हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये तो मेयर आई वॉश होता है, और इनके ऊपर करप्शन के बहुत बड़े बड़े चार्जेस भी हैं। नोबेल प्राइज तो है, लेकिन करप्शन के तो उससे भी बड़े चार्जेस हैं। उसके बारे में वाइड स्प्रेड करप्शन जो आपने बोला है बांग्लादेश में अभी छाया हुआ है, और ये जो शेख हसीना को डेथ पेनल्टी दिया हुआ है वो इंटरनेशनल कोई ट्राइब्यूनल बनाया हुआ है। बिल्कुल। और ये इसका कोई पांचवा पॉइंट है, नो साउंड इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजी। मतलब बांग्लादेश को इकोनॉमिकली रिवाइव करने का कोई प्लान नहीं है इस सरकार का। टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट होता था वो मैक्सिमम इंडिया से एक्सपोर्ट होता था, वो भी खत्म हो गया, इसीलिए ग्रॉस अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है। एंड इंडियन सेंटिमेंट में और कुछ पॉइंट है जे इंटरनल पॉलिटिक्स में वो बोलता है इंडिया इंटरफेयर कर रहा है, और किलिंग्स ऑफ बांग्लादेशीज बाय बीएसएफ, मतलब बॉर्डर क्रॉस। मेरा पॉइंट है जो भाई बांग्लादेशी आ क्यों रहा है इंडिया में, बिल्कुल, लेकिन वो जब आएगा वो घुसपैठी बन के, तो ऑब्वियसली बीएसएफ उसके ऊपर गोली चलाएगा। नेक्स्ट इज पॉइंट जो है, बांग्लादेशी सिटीजनशिप हिंदूज को दे रहा है लेकिन मुस्लिम को नहीं दे रहा है, वो भी एक एजिटेशन पॉइंट है बांग्लादेश में। एंटी मुस्लिम इमेज ऑफ बीजेपी और इंडिया गवर्नमेंट, ये एक हवा चलाया रखा है जे बीजेपी गवर्नमेंट। एंड सबसे लास्ट में मैं कहना चाहता हूं मेक्सिकन सिंड्रोम। मेक्सिकन सिंड्रोम इज मेक्सिका एंड यूएसए में बॉर्डर जो है उधर जगह एक ही है, लैंग्वेज एक ही है, वेदर एक ही है, लेकिन अमेरिकन आदमी उसमें काफी रिच है, काफी प्रोग्रेसिव है, लेकिन मेक्सिको को उतना प्रोग्रेस नहीं है, दे आर पुअर। तो इसको इंग्लिश में बोलता है मेक्सिकन सिंड्रोम। वो भी बांग्लादेश और इंडिया में देख रहा है। बांग्लादेश अभी दुनिया का वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री है, जहां इंडिया अभी 4th और 5th इकोनॉमी वर्ल्ड में हो चुका है। इधर काफी नौकरी मिल रहा है, और आप लोगों सभी को मालूम है जे बंगाल में अभी एसआईआर चल रहा है इलेक्शन के लिए। यहाँ पे काफी बांग्लादेशी अभी कलकत्ता और उसका नेबरिंग एरिया से बांग्लादेश में जा रहा वापस जा रहे हैं, और ये डर जरूरी है, ये डर जो है वो जरूरी है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई वो एसआईआर को तो वहां पर पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों ने एनआरसी मान लिया है, और वो लोग वापस कुछ लोग ऐसे जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम संख्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे घुसपैठिए देश से बाहर निकाल दिए जाएं, जल्द से जल्द लात मार के निकाला जाना चाहिए जो घुसपैठिए हैं। लेकिन एक और प्रश्न जो है यहां पर, वो ये भी समझना होगा कर्नल शिवदान सिंह जी, बांग्लादेश से हमारे रिश्ते उतने भी खराब नहीं हुए हैं, ये भी हमें समझना होगा। हमारे रिश्ते उनके साथ उतने खराब नहीं भी हैं। वहाँ पर आईसीटी की तरफ से जो फैसला सुनाया गया फांसी का, हालांकि उसको कई पैमानों पर गलत माना जाएगा, चाहे वो शेख हसीना की तरफ से या उस कोर्ट की फंक्शनिंग के रूप में, लेकिन गनी की प्रेजेंस पाकिस्तान में होना, जब बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान वो भारत भी आने का प्लान हो रहा है, अजीत डोभाल से मिलेंगे, तो उस दौरान अगर ये सब कुछ हो रहा है, बाहर रह रहे हैं, और कैसे इसको मैनेज किया जाएगा? भारत के लिए क्या डिफिकल्टी है? पाकिस्तान से इतना प्रेम जो बांग्लादेश दिखा रहा है आजकल, कुछ एलिमेंट्स दिखा रहे हैं, तो कैसे मेंटेन किया जाएगा रिश्ते को? शिवदान जी देखिए, बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन जो हुआ है ये कोई अपने आप नहीं हुआ है। इसके लिए अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान की आईएसआई ने
वहां पर मुस्लिम कट्टरपंथ को बहुत बढ़ावा दिया है, जिसका कारण वो स्टूडेंट एजिटेशन हुआ और शेख हसीना को वहां से भाग करके भारत में शरण लेनी पड़ी। और इस प्रकार से आपको याद होगा। ठीक है, अब आप बोलिए, आपका फ्रेम थोड़ा सा खराब हो रहा था आज। ठीक है, एक बार फिर ट्राई करेंगे, कर्नल शिवदान जी के पास जाएंगे। तब तक यूके देवनाथ जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक तो ये समझना होगा कि अब ट्रस्ट फैक्टर कितना बचा। आप कई बार हमारे साथ डिस्कशन में जब जुड़ते हैं तो आप इस बात को रखते हैं कि रिश्ते हमारे उतने खराब नहीं हुए हैं, आगे भी स्थिति है हमारी इनको संभालने की, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो शायद मुझे नहीं लगता शांति चाहते हैं। हिजबुत तहरीर को मानने वाला व्यक्ति, शरिया की सोच वाली हिजबुत तहरीर को मानने वाला व्यक्ति, कहां रिश्ते कितने अच्छे हो पाएंगे? शिवम जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत सरकार बोला तो विदेश मंत्रालय बार बार इस तरह के इंडिकेशंस देना चाहता है, देने की कोशिश भी करता रहता है कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध नियर नॉर्मल हैं, यानी करीब करीब सामान्य हैं। बिल्कुल। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय या हमारी कोई भी एजेंसी बोला तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी पूरे आदेश दिए गए हैं कि बॉर्डर में कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जिससे कि बॉर्डर में टेंशन बढ़े। ठीक है। अब हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, क्या वो बांग्लादेश में काम कर रही हैं? ये बांग्लादेश सरकार को थोड़ा चुभती है, और इसी के मद्देनजर हमारी जो बांग्लादेश में हाई कमीशन है, हम उसको थोड़ा फिलहाल नरम तरीके से चला रहे हैं। यानी बांग्लादेश को नहीं लगना चाहिए कि भारत उनके आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप कर रहा है। बिल्कुल। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हमें मालूम है, हमारा आकलन यह है कि बांग्लादेश की ज्यादातर जनता, ज्यादातर लोग अभी भी भारत के साथ हैं। बांग्लादेश में अगर आप जाएंगे, गलियों कूचों में बात करेंगे तो उन्हें लगता है कि भारत एक मित्र देश है। बिल्कुल। सिर्फ बहुत थोड़ी सी माइनॉरिटी, 100 में से शायद 8-9 लोग आपको ऐसे मिलेंगे बांग्लादेश में जो कि धार्मिक कट्टरवादी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो कि सोचते हैं कि भारत शायद बांग्लादेश की भलाई नहीं चाहता है। नहीं, पर तो वो लोग तो देवनाथ जी, वो लोग वो हैं जो शायद बांग्लादेश की भी भलाई नहीं चाहते। जो अगर भारत को दुश्मन मान ले बांग्लादेशी, तो फिर वो बांग्लादेश का भी भला नहीं चाहता, और वो कट्टरपंथी जो आइडियोलॉजी में चला गया, यानी कि जिसने आपको मारा, आपके पूर्वजों का बलात्कार किया, आपको बर्बाद किया, आप उनसे गले मिल रहे हैं। ये तो मतलब हास्यास्पद है और चिंताजनक है। देवनाथ जी अपनी स्टेटमेंट कंप्लीट करेगा। हाँ जी हाँ शिवम जी, हो ये रहा है, पहले भी होता रहा है कि 1947 से लेकर 1971 में बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान था, तो जाहिर बात है ईस्ट पाकिस्तान होगा तो काफी सारे लोग इस भावना को बढ़ाते थे कि भारत दुश्मन है। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान था तो भारत दुश्मन है। आजादी के बाद बड़ी संख्या में भारत से कुछ मुस्लिम तो पश्चिम में चले गए, पश्चिम पाकिस्तान, और कुछ मुस्लिम्स भारत से, खासतौर से बिहार से चले गए पूर्व पाकिस्तान। अब पूर्व पाकिस्तान जब में ये लोग गए, भारत से जो मुसलमान गए, इनको मोटा मोटी एक स्लैंग यूज किया जाता है कि बिहारी बंगाली। अब ये लोग, मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि भारत से जो मुस्लिम्स पूर्व पाकिस्तान गए 1947 के बाद, ये बंगाली नहीं थे, इनके दादा दादी नाना नानी बंगाली नहीं बोलते थे। ठीक है। ये लोग जब बांग्लादेश पहुंचे 1947, 48, 51, 1953, 54, 57, वहां जाने के बाद इन लोगों ने बंगाली सीखी। इन लोगों में से ज्यादातर लोग जो हैं वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहे हैं, और 1971 के मुक्ति वाहिनी युद्ध के दौरान भी ठीक है इन लोगों ने अलग अलग तरह से पाकिस्तान आर्मी का समर्थन किया। मोटा मोटी इनको रजाकार बोला जाता था। अब जब बांग्लादेश आजाद हुआ उसके बाद भी यह लोग जो हैं हमेशा, तो अभी क्या हाथ, अभी रजाकार के हाथ में है? अभी क्या रजाकार के हाथ में है? शिवम जी, अभी भी बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, इसमें अगर आप देखें किसी को इलेक्ट तो किया नहीं गया, किसी को भी प्रमोट करके तो सेक्रेटरी बनाया नहीं गया। ये सब लोग जो हैं चुन कर नहीं आए, इनको बस पिकअप किया गया है और
पोजीशन कर नहीं, दिया, पर जैसे कैसे मोहम्मद बिठा अली। दिया गया, यही तो एक कंफ्यूजन है कि कैसे ले आ दिया गया और कैसे बिठा दिया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन चलिए, हमने आप तभी तीनों का राय को लिया। इमदादुल्लाह बाबू जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पत्रकार हैं बांग्लादेश से। स्वागत है आपका, शुक्रिया, धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप यहाँ पर आए। इमदादुल्लाह बाबू जी, एक तो गनी पाकिस्तान में गए हैं, इतना लंबा क्या कर रहे हैं? कहीं वहां पे रहने का इरादा तो नहीं कर लिया है? होम सेक्रेटरी का इतना लंबा विजिट होना ये बहुत संदेहास्पद है। और उनका हिजबुत तहरीर से कनेक्शन बता लगता है कि भाई वो काफी क्लोज माने जाते हैं, उस आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या आपका देश आगे बढ़ेगा भारत से रिश्तों को लेकर, या फिर पाकिस्तान से और गले मिला जाएगा, पाकिस्तान से और रिश्ते आपके अच्छे होंगे, जो कि बेहद खतरनाक आपके लिए हो सकता है, ये हम आपको पहले भी कह चुके हैं। हम आपसे एक सवाल पूछ के जवाब देना चाहते हैं। थैंक यू, आप बहुत अच्छे सुंदर सवाल किए हैं। नसीमुल गनी साहब कब पाकिस्तान गए हैं? 2 बार गए, एक अभी गए, 7 तारीख को फिर गए वो। अच्छा, 7 तारीख इस महीना में या नवंबर में? हाँ, नवंबर में। हाँ, बताइए। नहीं, आपके पास इंफॉर्मेशन गलत है। अच्छा। नसीमुल गनी साहब लास्ट गए थे सितंबर में पाकिस्तान। हम्म। आपको पता था कि पाकिस्तान का एक डेलीगेशन बांग्लादेश में आने वाला था। वो लोग जो है वीसा के बारे में कुछ, बांग्लादेश के साथ वीसा बहुत दिन से बंद था, उस बारे में कुछ डिस्कशन का जरूरत था, इसीलिए वो 9 दिन के विजिट में सितंबर लास्ट पाकिस्तान गए थे। 17 सितंबर। इसके बाद इसके बाद हम जितना जानते हैं कि वो कल तक, मतलब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन था वो ढाका ही में है और अपना ऑफिस में थे। अच्छा, अब नया कोई डेवलपमेंट हुआ कि ये नहीं पता मुझे। नहीं, 10 दिन तो रहे ना, मतलब कल अगर आप देखें कितने दिन रहे वहां पर, ये मुझे बता दीजिए। मतलब लॉन्ग विजिट रही ना, 9-10 दिन के तो रुके। वो तो सितंबर में रुके थे, अभी तो नहीं। दोबारा नहीं गए? दोबारा गए ही नहीं वो? नहीं, दोबारा अभी तक गए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से एक आदमी, उन लोग के डेलीगेशन आए हैं। वो कल होम सेक्रेटरी के साथ नहीं, होम मिनिस्टर के साथ, मतलब कि बिजनेस डेलीगेशन आए हैं। वो लोग बातचीत किए हैं बिजनेस के बारे में। तो अभी बोलने का मतलब है, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का जो फ्रेंडशिप है, इसको जो है बांग्लादेश बढ़ाने मांगता भी है और नहीं भी मांगता है। मतलब कि डिप्लोमेटिक रिलेशन रहता है। बांग्लादेश का जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक ही बात लिखा हुआ है कि फ्रेंडशिप टू ऑल, मेलाइज टू नन। मतलब पाकिस्तान से अगर हम लोग को डिप्लोमेटिक में क्या आता है, बिजनेस आता है, कल्चरल आता है, इसके बाद आता है अगर कोई एक्सचेंज है वो आता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज आता है, तो मौत आता है वहां से, मौत आता है। आप समझ नहीं रहा है, मतलब आप जो बात कर रहा है ना साहब, वो मैं कह रहा हूं कि रिश्ता रखना भी है, नहीं रखना है। मैं आपको बता रहा हूं इमदादुल्लाह साहब, बांग्लादेश का ये जो रजीम है, अभी हम आपको, आपकी सरकार को हमने कभी गलत नहीं बोला। अभी सरकार नहीं है, दिस इज केयर टेकर, दिस इज केयर टेकर। और ये कैसे आप बोलिएगा, आपने तो शुरुआत से ही हमें गलत बोल दिया। मैं आपको मैं बता रहा हूं कि गनी की विजिट के बारे में डिटेल साझा नहीं की जा रही। यू आर नॉट शेयरिंग डिटेल्स, मतलब ना बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई क्या रीजन था जाने का, आने का। और मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछा कि हिजबुत तहरीर को मानने वाला व्यक्ति ये गनी वो हैं, तो इनके हाथों में क्या आप देश को छोड़ेंगे? इनको लीड करने देंगे ऐसे लोगों को जो कि शरिया चाहता है? क्या आपको शरिया चाहिए? ये भी मुझे बता दीजिएगा। ये भी मिस इन्फॉर्मेशन है, सुनिए। अच्छा, ये भी बांग्लादेश में कोई भी अगर सेक्रेटरी लेवल में जाएगा तो उसके लिए बहुत सारा स्क्रूटनी करा जाता है। इंडिया में भी मेरे ख्याल से ऐसे ही है, स्क्रूटनी किया जाएगा कि एक आदमी जो सेक्रेटरी हो रहा है उसको, उसका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, स्क्रूटनी तो पाकिस्तान में भी होती है साहब, बैकग्राउंड क्या है। हाँ। ये सब स्क्रूटनी करके, और बांग्लादेश में हिजबुत तहरीर को तो जो है निषिद्ध किया हुआ है, बैन किया गया। अरे तो बैन कर दिया तो मतलब बैन किया हुआ संस्था का आदमी कैसे जो है संस्था, देखिए संस्था से प्रेम करने वाला, उससे जुड़ा हुआ संस्था का व्यक्ति थोड़ी ना हो जाएगा। अब आप देखिए, अब चाहे आप लश्कर तैयबा कह लीजिए, हिजबुल मुजाहिदीन, नहीं आप मेरी बात ही नहीं सुनना चाह रहे, आप डिनाई कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं लश्कर तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है। अब हर कोई उससे जुड़ा हुआ आतंकवादी नहीं हो सकता। हाँ, उसकी सोच को मानने वाला हो सकता है। इन पे ये आरोप है, मैं नहीं कह रहा। ये बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ के मैं आता हूं, मैं ऐसे नहीं आके मैं बैठ जाता हूं कि मैं कुछ भी बोलूंगा। इनके क्लोजनेस है, और भी मैं डिटेल्स करूंगा। आप डिनायल मोड में, आप डिनायल मोड में क्यों जाते हैं? पाकिस्तान की प्रेजेंस बढ़ रही है। पाकिस्तान, शिवदान जी आऊंगा आपके पास, एक स्टेटमेंट कंप्लीट कर। हमारा हम खत्म करना चाहते हैं। जी। हमारा
जो डिस्कशन ये कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। भारत के अवाम के अंदर हमारे खिलाफ गलत इंफॉर्मेशन कुछ नहीं भी जाना नहीं है, चाहिए। कोई ये हम गलत नहीं चाहते है, हैं कि कोई दोनों गलत नहीं। दोनों दोनों मुल्क बहुत पुराने दोस्त हैं। बांग्लादेश हमेशा भारत का जो अवदान है, खास करके 1971 वार में, अच्छा दादा, उसको यकीन रखता है और जो है उसको हमेशा जो है मान्यता देता है। इसीलिए दादा दोनों कौम के आप बीच हमारे दोस्त अच्छा हैं, रिलेशन इमदुल्ला भाई चाहते साहब, हैं। इमदादुल्ला जी, आप आप मेरे सुनिए, हमको बताइए, आप भारत जब के से ये दोस्त हैं। गवर्नमेंट नहीं, चेंज हुई है, तब से भारत में अरे साहब, विजिट वीसा बंद है। हाँ, विजिट वीसा बंद है तो पीपल टू पीपल कनेक्शन आप कैसे करिएगा? अरे मेरी विजिट बात वीसा तो बंद सुनेंगे। रहेगा। नहीं नहीं, आदमी अगर गलत सोचेगा तो कैसे जो है शेख हसीना के टाइम में मतलब बंद था। दोस्ती बढ़ेगा। अरे सुनिए ना, शेख हसीना के टाइम में बंद था क्या? शेख हसीना के नहीं। टाइम में बंद नहीं शेख था। हसीना के टाइम में अब मतलब नहीं आइए बंद था, लेकिन आइए बात पे आइए। भारत नहीं नहीं, वक्त से बंद अब है। आप कंटिन्यूअसली बोलेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप हमारे दोस्त हैं या आप मानते हैं? हम मानते हैं आपको दोस्त। आप मानते हैं हमें दोस्त? मानते हैं ना? जरूर। अब हमारा हाँ। दुश्मन कौन है भारत का? भारत का दुश्मन कौन है? अब भारत का दुश्मन अगर पाकिस्तान भी है, हाँ, भारत का चाइना भी दुश्मन है। पाकिस्तान है। और बांग्लादेश का पुराना अब दुश्मन क्या है? कौन है? बांग्लादेश का पुराना दुश्मन कौन है जिन्होंने जो कुछ किया, ऑपरेशन सर्चलाइट किया? आपका दुश्मन कौन है? ठीक है, पाकिस्तान। उसके लिए वही तो हम ठीक लोग है, पाकिस्तान को बोलते हैं यही कि तो तुम मैं लोग बोलने माफी का मांगो। चेष्टा कर रहा हूं यही साहब, माफी आप समझ हम नहीं रहे। आपको हाँ, हम बोलिए। आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं जो शायद ये मेरा एक मतलब कि एनालिसिस है। शायद यूनुस गवर्नमेंट यही चाहता है कि पाकिस्तान उनके जो टेन्यूर है उसमें बांग्लादेश से माफी मांग ले। इससे क्या नहीं, होगा अरे कि वो बांग्लादेश में हीरो नहीं जाएगा नहीं, वो और सब अरे उसको जो आजकल है मानेगा। इंटरनेट का जमाना है। इसीलिए इंटरनेट, शायद अच्छा, इसीलिए माफी पाकिस्तान से माफी से संबंध वो आप बढ़ा रहे हैं। माफी से आप लेकिन इसका सेटिस्फाइड हो मतलब ये जाएंगे? नहीं कि पूरा कौम पाकिस्तान बन जा रहा है, पूरा इमदादुल्ला कौम साहब, पाकिस्तान का आप पाकिस्तान हावी माफी हो जा रहा है। माफी से ऐसा माफ कर कतई देंगे? नहीं है। आप माफी से, आपको माफी स्वीकार है? माफी हो गया, हो जाएगा। आपको खत्म करना था। आप सुनिए। आज हमारे साथ बैठे हैं ना साहब, शायद आज आप बैठे ना होते। ये मैं बता रहा हूं। अगर पाकिस्तान की नहीं, ये स्वीकार करिए। देखिए, आंखें खोलिए। ये जो मतलब जमीन में सर गाड़ के जीने से नहीं होता शुतुरमुर्ग की तरह। आपको समझना होगा साहब, आप आज बैठे नहीं होते यहां पर अगर पाकिस्तान की फौज को आपने नहीं रोका होता, मुक्ति वाहिनी ने ना रोका होता, भारत की फौज ने अगर मदद ना की होती। ये अब आप कैसे कह सकते हैं कि माफी मांग लेगा, माफी मांग लेगा? अभी आप सुनिए। हाँ, अभी तो जमाना चलिए, बदला है। 54 साल हो गया, बांग्लादेश स्वाधीन हो गया है। अभी इस कौम का पहले ही डिमांड है पाकिस्तान। जैसे हमारा भारत के साथ संबंध है, जैसे हमारा अमेरिका के साथ संबंध है, नेपाल, इतना भूटान, अच्छा। हाँ हाँ, बुर्किना फासो, अफ्रीकन नेशंस के साथ हमारा संबंध है। वैसे पाकिस्तान से भी हो सकता है। नहीं नहीं, इसमें कोई यही हर्जा तो नहीं है। वही समझ नहीं रहा। डिप्लोमेटिक रिलेशन होना मैंने कोई ना गलत चीज है। मैं कई चर्चाओं पे ये कहता हूं कि भाई डिप्लोमेटिक लोग पूछते हैं इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? पाकिस्तान के साथ। ठीक है इमदादुल्ला जी, आपकी बात समझ पाकिस्तान गया। के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन हो सकते हैं, वो डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं नहीं सही नहीं है। नहीं नहीं, उतना बांग्लादेश नो में सकता रिलेशन। है। इसके लिए जो है आपका कोई आपका बहुत अच्छा ट्रेड है दादा। बंद करके तो नहीं बच सकता दादा, आपका ट्रेड बहुत अच्छा है। आपको आपसे खरीदने के लिए भारत भी तैयार है। आपका कपड़ा यहां पर आता है, हम लोग भी पहनते हैं। बांग्लादेश का कपड़ा बड़े बड़े मॉल में चलता है। आपको पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं है। अगर आप जो एक्सक्यूज दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल जरूरत नहीं है उसकी। लेकिन आप समझिए ना कितना बड़ा रिस्क आप यहां पर ले रहे हैं, जो आप कर रहे हैं। और आप ये देखिए, इतिहास क्यों पढ़ा जाता है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भाई आप किसी बच्चे ने एक टीचर से पूछा कि इतिहास सर क्यों पढ़ाते हो हमें इतिहास, क्या फायदा, यहां नंबर लेके हम क्या कर लेंगे? तो कहते हैं बेटा ऐसा है कि भाई एक लड़का सड़क से जा रहा था, वहां पर एक गड्ढा था, तो वो गड्ढे में उस दिन गिर गया। अब उसने उस चीज को याद करा, दोबारा उस रास्ते से गया तो उस गड्ढे में नहीं गिरा। तो इतिहास इसे कहते हैं कि पुरानी जो गलती है, पुराना जो गड्ढे में गए, दोबारा गड्ढे में नहीं जाना है, ये समझना है। कर्नल शिवदान जी, आप काफी समय से कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में आपका नेटवर्क खराब हो गया, लेकिन क्या आप इनके आर्ग्यूमेंट से संतुष्ट हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने खुद 71 की वॉर को देखा है, बांग्लादेश की लड़ाई को। आपके देश की 3 लाख महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया पाकिस्तान आर्मी ने, और ये केवल इसलिए किया था जिससे आपका मनोबल गिराया जा सके। सुनिए इमदादुल्ला जी, ध्यान से सुनिए, ये बार बार हम याद दिलाते हैं। हाँ हाँ, शिवदान जी बोलिए। आपका मनोबल गिराया जा सके, आपको महसूस कराया जा सके कि आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। नंबर 2, हाँ, एक सुन लीजिए इमदादुल्ला जी, उनको बोलने दीजिए। विश्व इतिहास में पहला इंसिडेंट है हाँ, कि जब किसी देश की स्वतंत्रता के लिए दूसरे देश ने अपनी कुर्बानी दी है। हमारे 7,000 सैनिकों ने अपने बलिदान दिया है वहां पर। भारत की एक पूरी पंचवर्षीय योजना का धन बांग्लादेश की लड़ाई पर खर्च हुआ है। बताइए कौन देश दुनिया में ऐसा काम करेगा
कि दूसरे देश की स्वतंत्रता के लिए अपना इतना बलिदान दे, अपना इतना नुकसान करवाए। इमदादुल्लाह जी जवाब दीजिएगा। इसके बाद आपने, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है याद करके, हमारे 7,000 वीर जवान बलिदानी हुए आपके लिए साहब, ये यूनुस के लिए नहीं। आप, वो चाइना जाके बोलता है नॉर्थ ईस्ट हमारे पास है, नहीं आप पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। मतलब आप तो नहीं कर रहे हैं, आपकी जो सरकार अभी कर रही है, क्या आगे चल के भी यही होता रहेगा? हमने आपके लिए कुर्बानी दी है, हमारा तो मजहब भी नहीं मिलता ना साहब, अगर मजहब की बात होती। और आज मजहब के नाम पर, आज मजहब के नाम पर पाकिस्तान के साथ एक गले लगा जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा, ये बहुत दुखी करता है। हमने कभी बांग्लादेश को मजहब के आधार पर नहीं देखा। नहीं, हाँ। सिर्फ मजहब के आधार पे ये नहीं हो रहा, मजहब के आधार में इंडिया में भी बहुत कुछ होता है भाई, मुसलमान लोग के ऊपर भी होता है, हिंदू मैं कह रहा हूं आपके साथ बुरा किया हमने। मजहब यहाँ पे फैक्ट नहीं है, यहाँ पे जो फैक्ट है, यहाँ पे जो बात फैक्ट है वो है ओनली डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अगर पाकिस्तान में, आपको पता है कि बांग्लादेश के बहुत, यहाँ पे 2.5 लाख 3 लाख पाकिस्तानी स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज हैं, उन लोग के फैमिलीज पाकिस्तान में है। यहाँ से अगर वो लोग जाना आना मांगता है तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशन हो सकता है, इसमें तो कोई गलत चीज मेरे ख्याल से नहीं है। आम आंख से अगर देखिए, इंडिया में भी तो बहुत पाकिस्तानी है, बहुत पाकिस्तानी स्टैंडर्ड है, वो लोग तो अभी भी पंजाब से जाते हैं उत्तर पाकिस्तान में। तो बंद कर दीजिएगा आप लोग। हमने तो बीच में ऐसा बंद क्या कर दिया था। करके देखिए, नहीं हो सकता है। हाँ। जब खास मोमेंट था तब आप बंद किए थे, अभी तो फिर से जरूरत पड़े तो बंद कर देना चाहिए। तो यही बात है, अभी बोलने का मतलब है कि हर मुल्क से जुड़ा ये ग्लोबल विलेज है, यहाँ पे आप अपना दरवाजा किसी के लिए बंद कर नहीं, ग्लोबल नहीं हो सकता। ग्लोबल, एक तो सोवरनेस भी तो नहीं है यहाँ पे, ग्लोबल, इसीलिए ग्लोबल विलेज पाकिस्तान से रिलेशनशिप हो सकता है, हम बार बार बोल रहे हैं आपको, लेकिन वो क्या होगा, रिस्पेक्ट के साथ होगा। नहीं, बांग्लादेश के साथ जो कुछ हुआ 1971 में, उसके लिए माफी मांगना होगा। बांग्लादेश को जो भरपाया आप चाहते हैं वो माफी मांगे। आप क्यों बार बार पीछे पड़े हैं? पूछना चाहता हूं उससे, आप क्यों पीछे पड़े हैं? आप क्यों पीछे पड़े हैं माफी मांगने के लिए? नहीं, आप छोड़िए ना उनको। ये सब इमदादुल्लाह साहब, सोचा जा सकता है। नहीं, क्यों सोचा जा सकता है? छोड़िए ना, छोड़ते क्यों नहीं? IS, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं, अब आगे उसको भी सुन लीजिए। पाकिस्तान के नेवल चीफ आपके यहां पर आके क्या कर रहे हैं ये भी मुझे बताइए। उनका विजिट भी हुआ कि नहीं हुआ? अब ये हुआ। अब दूसरा जो मीडिया रिपोर्ट्स में आया है, हमारे जनरल्स ने भी इसको कंफर्म किया। हमारी भी तो देखिए इंटेलिजेंस है ना, उनको भी पता रहता है। पाकिस्तानी ISI ऑफिसर्स आए वहां पर, एक मेजर जनरल वहां पर आया बांग्लादेश में। आपने बॉर्डरिंग एरियाज को विजिट उनके द्वारा किया गया है। आप ये सोचिए ना क्या कुछ हो रहा है। मतलब ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट को गार्नर करने के लिए आपने तो शेख हसीना गई नहीं कि पाकिस्तान को गले लगाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की तो मौज हो गई भाई साहब। ये तो बहुत खतरनाक है ना इमदादुल्लाह साहब। आप इसको डिनाई करेंगे फिर। शिवदान जी कुछ जल्दी आप कहना चाहते हैं, आप कहिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास भी एक बार जाऊंगा। मैं ये बताना चाहता हूं, शेख हसीना को जो मृत्यु दंड दिया गया है वो किसी प्रॉपर कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया, ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया है। हाँ। ये बताइए, ट्रिब्यूनल को इतने अधिकार हैं कि किसी के बारे में इस तरह के मैसेज जजमेंट पास करे? ये केवल पाकिस्तान के इशारे पर हुआ है, क्योंकि शेख हसीना भारत के साथ अच्छा संबंध चाहती थी, इसलिए पाकिस्तान के इशारे पर उसको मृत्युदंड दे दिया गया, जिससे कि वो दोबारा पाकिस्तान बांग्लादेश में घुसने की हिम्मत ना कर सके। ठीक है, अब बताइए कि इस प्रकार से स्टूडेंट एजिटेशन इतना स्ट्रांग होगा बांग्लादेश में कि एक देश के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ओवरथ्रो कर दे पावर से। ये केवल पाकिस्तान के ISI ने आपके देश में मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को बढ़ा करके ये काम करवाया है। हाँ, बिल्कुल। यदि आप भी हाँ। पाकिस्तान की तरह बनना चाहते हैं जैसे पाकिस्तान आज हो गया है, तो आप पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन रखिए, अन्यथा आपको जिस तरह आप चल रहे थे सन 71 से लेकर आज तक, और आपकी प्रोग्रेस हुई थी और आप एक प्रोग्रेसिव कंट्री में नाम आपका आ गया था, तो वो दोबारा से निकल गया है और आप दोबारा से पाकिस्तान की स्टेट में पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल। आप जैसे पत्रकारों को चाहिए कि पाकिस्तान से दूर रहने की सलाह दी जाए अपने देश को। हाँ। अदरवाइज आप और मुझे लगता है कि अभी फिर भी संभावना है शिवदान जी। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी फिर भी इमदादुल्लाह जी संभावना है। आगे पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा तो फिर वहां पे फिर प्रेस को भी किस कदर दबाया जाता है, लोगों को दबाया जाता है, फिर वो डिक्टेटरशिप की ओर आगे बढ़ जाएगा, फिर कोई संभाल नहीं उसको पाएगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगी। देवनाथ जी भी हमारे साथ हैं, यूके देवनाथ जी। अच्छा, ये भी सामने आया था कि भाई लश्कर तैयबा की एक मीटिंग हुई थी टॉप कमांडर सैफुल्लाह सैफ की और बांग्लादेशी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, हालांकि ये कोई गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन उनकी और टेरर ऑपरेटिव्स की मीटिंग हुई जो दिल्ली ब्लास्ट से पहले, ये भी आरोप लगाया जाता है
इसमें जो हिजबुत तहरीर इस्लामिक ग्रुप जो है बैंड है, उसका हेड जुबैर अहमद चौधरी वो मौजूद था। सैफ का राइट हैंड माना जाता है। जनरल सेक्रेटरी मरकज़े जमात अहले हदीस इब्तिसाम एलाही ज़हीर, बांग्लादेश के इंटरिम रेजिम के सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी अफेयर्स डॉक्टर नसीरुल गनी यहां पर भी हैं। ये बातें सामने आई हैं। तो ये क्या कितना ट्रस्ट फैक्टर रह गया है इसमें? हमें भी तो पता है, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं फिर भी रिश्ते अच्छे हो। तो क्या हम रिस्क ले रहे हैं क्या देवनाथ जी? शिवम जी, अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां पर जब भी कोई पाकिस्तानी जाता है हमें पता लग जाता है, क्योंकि इनको पूरा श्रीलंका का चक्कर लगा के जाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में हमारी जो हाई कमीशन है वो जब बांग्लादेश के लोगों से मिलती है तो आम जो बांग्लादेश के लोग हैं वो भारत के साथ रहना चाहते हैं, भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, भारत के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं। दिक्कत ये आ रही है कि क्योंकि अभी ये अंतरिम सरकार है और इसमें धार्मिक कट्टरवादी लोगों का प्राधान्य है। जाहिर बात है, जुलाई और अगस्त में जो लोग जलसे कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, सब जमात के लोग थे, ये एनसीपी के बच्चे थे या छात्र शिविर के, मुस्लिम छात्र शिविर के बच्चे थे। बिल्कुल। तो इन लोगों को ही चुन चुन के अभी अलग अलग जगह पर पोजीशन किया गया है सरकार चलाने के लिए। ये या तो कह लें एडवाइजर्स हैं, या मैं ये कहूं, मैं थोड़ा सा आज की डिबेट को थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए ऐड कर दूं कि कर्नल कुणाल भी बंगाली भी समझते हैं, भट्टाचार्य जी हैं, और यूके देवनाथ जी भी उस पूरे एरिया को समझते हैं, बंगाली भी समझते हैं, बांग्लादेश भी समझते हैं। तो आज ऐसा ये नहीं है कि भाई कोई नॉर्थ से आया हुआ जनरल इस बात को बता रहा है या फिर कोई साउथ से आया जनरल इसको बता रहा है। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे होंगे। देवनाथ जी आप ऐड ऑन करिएगा। हाँ शिवम जी, मेरे दादा दादी थे नोआखाली में। बिल्कुल, ये लीजिए। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जब पार्टीशन हुआ तो वह भारत नहीं आना चाहते थे, वह नोआखाली में ही रहना चाहते थे। मेरे नाना नानी थे कुमिल्ला में, और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जब पार्टीशन हुआ तो मेरे नाना नानी कुमिल्ला से अगरतला नहीं जाना चाहते थे, वह कुमिल्ला में ही रहना चाहते थे। लेकिन बाद में 1956 1957 के आसपास माहौल कुछ ऐसा हो गया कि मेरे दादा दादी जो हैं वो नोआखाली छोड़कर कलकत्ता आ गए, और 1959 में मेरे नाना नानी कुमिल्ला छोड़ के अगरतला चले गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी भी मैं फिर से कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे मामा जी अभी भी बांग्लादेश में हैं। ठीक है, ठीक है। उनके पास अभी भी बहुत जमीन है, 100 आम के पेड़ और 100 नारियल के पेड़ देखते हैं अभी भी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अच्छी बात यह है कि गांव में अभी भी मेरे मामा जी का सम्मान होता है। हाँ। मैं एग्जैक्ट गांव का नाम नहीं जरूरत नहीं। हाँ, वो बिल्कुल। तो इस पकड़ के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश के ज्यादातर जो लोग हैं वो भारत के साथ रहना चाहते हैं, उनका दिल में भारत के लिए कोई वैमनस्य नहीं है। ये सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा धार्मिक कट्टरवादी उग्रवादी हिस्सा है, एक गुट है, पर इसको क्या मैनेज किया जा सकता है ना? ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या इसको मैनेज किया जा सकता है? आपने पूरे मामले को अच्छे समझाया। और इमदादुल्लाह जी, हम ये बार बार दिखा रहे हैं कि कोई दुश्मनी नहीं है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर भी नहीं है, पीपल टू पीपल कनेक्ट भी है, लेकिन ये पाकिस्तान बिल्कुल, ये तो हमारे इतना बुरा लगता है ना कि मैं आज ऑन एयर में कुछ बोल भी नहीं सकता उसके बारे में। कर्नल कुणाल जी, आप मुझे बताइएगा, अब आगे इसको क्या इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है? मिस्टेक को यानी गलती को अगर पहचान किया, चिन्हित किया, आइडेंटिफाई किया, इसको क्या रेक्टिफाई किया जा सकता है? भारत का इसमें क्या रोल हो सकता है? मैंने बताया ना कि सिक्योरिटी एजेंसीज को पता है कि कई मीटिंग्स भी हुई हैं ब्लास्ट से पहले। लश्कर तैयबा कह लीजिए या फिर हिजबुल मुजाहिदीन कह लीजिए, हर कोई चाहता है बांग्लादेश में एक्टिवेट होना और वहां के जरिए भारत में सामान पहुंचाना शायद ज्यादा इजी होगा। कर्नल कुणाल जी, तो क्या करें? हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है और इंडिया में दिखाई दिया है, ये जितने पाकिस्तानी घुसपैठिया भारत में आतंकवादी घुस रहा है, ये सब बांग्लादेश के थ्रू आ रहा है। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल का 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है, और ये काफी नदी, इछामती नदी और गैंजेस रिवर के दोनों साइड में, एक साइड में बांग्लादेश है, एक साइड में
वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ से जाना आना लीगल तो नहीं है, लेकिन होता रहता है। तो ये जो चीज है इसमें हमारे पता चल रहा है जी, मेन थिंग इज जो शेख हसीना एंड आवामी लीग ये इलेक्शन में लड़ना, फरवरी 26 में जो इलेक्शन का अनाउंसमेंट किया हुआ है इसमें लड़ने देना चाहिए। और आवामी लीग इसमें एजिटेशन कर रहा है ढाका, और ये मोहम्मद यूनिस का पार्टी बोला है ये शूट एट साइट, ये कल की खबर है। मेरा कहने का मतलब है ये जो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल है इसमें 3 जज थे। हाँ। एक गुलाम मुर्तजा मजूमदार, एक मोहम्मद आलम महमूद और तीसरा मोहितुल इनाम चौधरी। ये तीनों ही सुप्रीम कोर्ट का जजेस हैं। तो मैं तो जजेस को रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन कोई इंटरनेशनल फोरम में आप जिसको अपराधी सोचते हैं उसका प्रेजेंट होना जरूरी है। और इस इलेक्शन विचार में ये शेख हसीना को बुलाया नहीं गया। उन्होंने बोला था, उन्होंने 3 ऑप्शन दिया था, 3 वकील का। तो वो वकील भी ये यूनिस साहब ने निकाल दिया था, और एक सुप्रीम कोर्ट का एक वकील को दिया, अमीनुल गनी तीतू। तो वो जब शेख हसीना का डेथ पनिशमेंट हुआ है तो वो हंस रहा था। इसमें हमें पता चल रहा है ये अमीन हुसैन ये एक सजा हुआ है वकील था, और उसको शेख हसीना के पॉइंट कभी देना ही इच्छा नहीं था। ठीक है, और उनका जो शेख हसीना का बेटा है वजद, वो अभी वॉशिंगटन में है। वो बोला है ये प्री प्लान्ड एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये सारा प्लानिंग है कर्नल कुणाल जी। ये तो ये भी समझना होगा कि अब शेख हसीना ने कहा था कि आईसीसी आप अगर वहां पर जाएं या इस ऐसे फोरम में जाए तो मैं वहां पे अपील किया जाए। ये यहां पर समझ में आता है, लेकिन अब मैं क्या कहूँ इमादुल्लाह साहब, वो मानेंगे नहीं। आवामी लीग का 32 ब्लास्ट हुआ है नवंबर 12 तारीख के बाद। बिल्कुल बोला है कि यूनिस बोला है आवामी लीग इस इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता है। हाँ। और उसमें बीएनपी का जीतने का संभावना है। हाँ। और बीएनपी जीतेगा तो ये मोहम्मद यूनिस इनको कोई पद नहीं मिलने वाला है, ना ही प्रेसिडेंट बनाएगा। तो फिर वो चुनाव उतने बड़े होंगे, उतने बेहतर होंगे भी कि नहीं होंगे? इमदादुल्लाह साहब, मैं आपके पास अब आना चाहता हूं। सिक्योरिटी एजेंसीज हमारी भी लगातार लगी हुई हैं। भारत में भी देखा आपने किस तरीके से ब्लास्ट हुआ, और फिर आपके यहाँ पर भी 32 ब्लास्ट होते हैं। वो खबर जब सामने आती है सुनवाई के दौरान या उसके आसपास, कि आप सोचिए कि ये बात भी सामने आई कि जब 10 दिन पहले दिल्ली ब्लास्ट की अगर बात करें, सैफ जो है जिसका लिंक बताया जाता है गनी वगैरह, इनसे मीटिंग करी गई है वर्चुअल, जिसमें गनी और ये बाकी लोग शामिल हुए थे। उसने एक गैदरिंग करी थी पाकिस्तान के खैरपुर तमीवाली में। उसने कहा था कि हाफिज सईद आइडल नहीं बैठा है, वो एक्टिव है। हाफिज सईद का राइट हैंड जहीर जो है वो बांग्लादेश में है। ये ध्यान से सुनिएगा, मतलब जहीर जो है वो बांग्लादेश में है। वो बांग्लादेश के रास्ते भारत में हमला करने की योजना बना रहा है, और लश्कर के ऑपरेटिव जो है वो ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में एक्टिव हैं, और वो तैयार हैं भारत पर हमला करने के लिए, यानी ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने के लिए। हमारे साथ अमेरिका है और बांग्लादेश हमारे साथ है। वो हमसे जो छीन लिया गया था वो अब पाकिस्तान के करीब आ रहा है। अब आप समझ रहे होंगे कि किनको फायदा हो रहा है आपके पाकिस्तान के करीब आने का। ये लश्कर तैयबा को फायदा हो रहा है, हाफिज सईद को, सैफुल्लाह को, इनको फायदा हो रहा है। तो आप ट्रैप में फंसते जा रहे हैं और आप एंटी इंडिया हो जाएंगे। हम आपके खिलाफ कभी भी नहीं होंगे। इमदादुल्लाह जी, मैंने क्या होता है, आप लोग को, आप जो बात कर रहे हैं ये सबका एविडेंस आप लोग क्यों गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं, और गवर्नमेंट पे क्यों नहीं दबाव कर रहे हैं? अरे भाई, हम आपके सामने ओपन जो प्लेटफॉर्म पर डिटेल रख रहे हैं, हम पाकिस्तान के सामने रखे। नहीं, बांग्लादेश में एक है भारत का, बहुत ही अच्छा हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा जी यहाँ पे है, हम लोग भी उनसे बात करते हैं, बहुत इज वेरी काइंड हार्टेड। तो वो क्यों गवर्नमेंट के ऊपर ये सब नहीं बोल रहे थे? भाई आप इंटरेक्शन तो आज और कल में भी है, इंटरेक्शन तो आज और कल में भी है, बातें तो रोज हो रही हैं, पर ये ओपन प्लेटफॉर्म पर जो हमारे पास डिटेल है, जितना साझा कर सकते हैं वो आपके सामने रखा। और ये पाकिस्तान में कहा गया था, यहाँ पे यहाँ का आम आदमी जान सके कि हाँ भाई ऐसा है बांग्लादेश में। आप जो आप बात बोल रहे हैं ये सब हम आपसे जान रहे हैं। हम एक जर्नलिस्ट हैं, यहाँ पे वर्किंग जर्नलिस्ट है, यहाँ का इंटेलिजेंस ग्रुप जिससे मिलते हैं वो लोग से बात करते हैं, वो लोग भी नहीं बताता है। अरे
कहाँ से हो रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने क्या कहा, आप मेरी बात को ध्यान से सुन नहीं रहे थे। मैं फिर से बता देता हूं, सिक्योरिटी एजेंसीज ने कहा था 10 दिन पहले दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ था, सैफ जो है सैफुल्लाह, वो एक गैदरिंग में पाकिस्तान में बोला कि हाफिज सईद खाली नहीं बैठा है, उसका राइट हैंड जहीर बांग्लादेश में है, वो भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है। लश्कर के ऑपरेटिव ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में एक्टिव हैं। ये आतंकी बता रहे हैं हमें, और वो बता रहे हैं। तो हम अब ये ओपन प्लेटफॉर्म पर है, ये आपको भी पता होगा, आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। ये लीजिए, अब बोलिए। यहाँ के गवर्नमेंट से हम लोग जब भी पूछते हैं कि बांग्लादेश में आतंकी कार्यक्रम चल रहा था बहुत पहले, ये सब का भी क्या हालत है। यहाँ पे डीएमपी कमिश्नर जो है, उनसे हम लोग बात किए थे इस बारे में, मतलब ढाका मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर जो है सज्जाद हुसैन शेख, वो उनसे हम लोग सवाल किए थे, भाई बांग्लादेश में तो आतंकवाद था, आतंकी कार्यक्रम था, आप आने के बाद क्या हुआ है? तो बोलते हैं बांग्लादेश में कोई आतंकवादी अभी नहीं है, जो भी था वो कंट्रोल हो गया शेख हसीना के समय में, और अभी जो है उस सबके ऊपर नजराना हम लोग, नजरदारी हम लोग का है, वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये बांग्लादेश इमदादुल्लाह जी, ये सेम जवाब पाकिस्तान में भी आता है, सेम ऐसे ही जवाब आता है। जब उनसे पूछते हैं ना यहाँ टेररिज्म है, कहते हैं नहीं यहाँ टेररिज्म नहीं है पाकिस्तान में, कहते हैं यहाँ पर क्या ये लोग एक्टिवेट हैं, हथियार के साथ घूमते हैं, कह रहे नहीं ये तो अरेस्ट है यहाँ पर, हाफिज सईद ये सब हाउस अरेस्ट हैं ये लोग, लेकिन फिर भी हो रहा। आपको थोड़ी ना बता देंगे सब कुछ, वो आपको सारा कुछ बता देंगे क्या? अच्छा, ऐसा अगर कोई बात है तो आपको चाहिए हमारी गवर्नमेंट के ऊपर दबाव देना। आपके मैं क्यों आपकी गवर्नमेंट पे दबाव दूं? हम कौन होते हैं दबाव देने? आपकी गवर्नमेंट कौन सी है साहब? आपकी गवर्नमेंट ही तो नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है। सुनिए ना, अगर हम और आप अगर मतलब कि बिहेवियर अगर होंगे, आपके घर से अगर कोई भी गंदा मेरे घर में आएगा तो हम आपको टोकेंगे ना? तो आप टोकिए ना, गवर्नमेंट को टोकिए, क्यों नहीं टोक रहे हैं? नहीं, एक जो बड़ा कूड़ेदान है, बड़ा कूड़ेदान पाकिस्तान है हमारे लिए, वो गंदगी भेज रहा है बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश का गवर्नमेंट का नहीं, बात चल रही है ना, बात बिल्कुल चल रही है। हमने तो ये भी बताया कि आईएसआई वहां पर पहुंची लाल मुनीर हाट में, आपने उसको पहले भी डिनाई कर दिया, आप आज भी उसको डिनाई कर देंगे। नहीं, लाल मुनीर हाट का जो मुद्दा आप लोग लेके आते हैं, ये वाला एकदम टोटली फेक मुद्दा लाते हैं। लीजिए फिर, ये लीजिए जो है सोशल मीडिया बेस्ड बात है, क्योंकि लाल मुनीर हाट में एक एयरपोर्ट होने वाला है, नॉट एयरबेस। एयरपोर्ट एंड एयरबेस में बहुत फर्क है। ये सर यहाँ पे जो पैनलिस्ट है वो लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मैं एक बात बताऊं, मैं इमदादुल्लाह जी, पहले फिर वो अच्छा नहीं लगता, ब्रिटिश टाइम में लाल मुनीर हाट क्या था? बताया जा सकता है, एयरबेस था यहाँ पे ब्रिटिश टाइम के टाइम में वो जो भी रहा है। हाँ, अब ये लीजिए, एयरबेस था, मिलिट्री वही थी, मिलिट्री की सोच वही चली आ रही है। अभी भी आप लाल मुनीर हाट ना गूगल पे सर्च कर लीजिए, तो वहां पे एक जेट रखा है, एक फाइटर जेट की फोटो आएगी, फाइटर जेट की। आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, वो फाइटर जेट की फोटो है। अभी भी गूगल में लाल मुनीर हाट सर्च करेंगे ना, मैंने सर्च किया था, मैं ऐसे कुछ भी नहीं कहता। हाँ, नहीं, आप सर्च किए हैं, हम भी सर्च किए हुआ है। ये जो आप बोल रहे हैं लाल मुनीर एयरपोर्ट जो है, वो मैडम शेख हसीना जी के समय भी बनाने का एक तो 2019 में एक तो प्लान लिया गया था। वो एयरपोर्ट जरूर बना रही होंगी, अब एयरपोर्ट नहीं बनेगा, अब कुछ और बनेगा। समझ रहे हैं आप? वो उस वक्त लिया गया था, तो एयरपोर्ट का जरूरत है बांग्लादेश में, इसीलिए शायद बांग्लादेश सोच रहा, तो वो अलग मुद्दा था। इसको मेरे बोलने का मतलब है, ठीक है, हम लोग को चाहिए दोनों मुल्क के जो हम लोग के जो आवाम है, इस टीवी मीडिया हो या जहां भी हो, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल आपसे डिस्कशन वही कर रहा हूं, मैं आपसे वही डिस्कशन कर रहा हूं। बांग्लादेश के लिए जो भी डिस्कशन अभी किया जा रहा है, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, ये गवर्नमेंट जो है सिर्फ टेम्पररी ले सकता है। हाँ। क्योंकि सामने इलेक्शन होने वाला है फरवरी में। हाँ। और इलेक्शन में जो भी पार्टी जीत के आएगी वो डिसीजन लेगी। वो तो देखिए, कर्नल कुणाल कह रहे हैं कि अगर बीएनपी आएगी तो फिर यूनेस्को तो अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, आपने कहा लाल मुनीर हाट शेख हसीना के टाइम में उनका प्लान था, मैं मानता हूं। अब ये जो आईसीटी है, ये भी तो उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी, 2010 में एक्टिव की थी, सजाए मौत तो इसी ने सुनाई ना उनको। तो ये पहले किसी ने क्या किया था, उसका ये आर्गुमेंट अगर आप देंगे तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। यानी जो कोर्ट एस्टैब्लिश करी शेख हसीना ने, उसी कोर्ट ने शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी, तो इसके लिए शेख हसीना जिम्मेदार है क्या? नहीं, उस कोर्ट का जो मतलब के आपका प्रोसीड्यूरल जो सब है, वो सब तो हो ही के आया है। अभी उस कोर्ट को तो जो है शेख हसीना जी भी मान्यता नहीं देती। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन, बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन कौन है अब? मतलब मानते हैं उनको?
हाँ, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अभी तो भी उनकी है। मूर्तियां अभी भी यहाँ पे उनकी मूर्तियां तोड़ी गई। सुनिए, उनकी मूर्तियां जो लोग तोड़ी है, वो लोग जुलाई विप्लव में जो लोग था, वो तो अभी आप ही लोग डिस्कशन किए हैं कि ठीक है। कौन किन लोग किस किस आदमी लोग ने जुलाई विप्लव में काम किया है, तो वही लोग ने तोड़ा है पूरा। मतलब के 18 करोड़ बंगाली के अंदर 16 करोड़ आके तो नहीं ना तोड़ा है। ठीक है, चलिए चलिए है ना? चलिए, हाँ मतलब जो अभी हुआ भी- सो हुआ, जो हुआ सो हुआ। कर्नल भी- शिवदान जी काफी लंबे समय से रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, मैं आपको बराबर समय दे रहा हूं क्योंकि आप अकेले हैं। कर्नल शिवदान जी, आप कुछ रिस्पॉन्स में कहना चाह रहे थे, प्लीज। ये अपने पत्रकार महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या ऑफिशियली कोई कंफर्म करेगा कि हमारे यहाँ आतंकवादी कैंप चल रहे हैं? ये तो आप पत्रकारों को पता लगाना चाहिए कि देश में क्या इलीगल एक्टिविटी चल रही है, और उन्हें उजागर करना चाहिए कि ये आपके हमारे देश में इस तरह की लीगल एक्टिविटी चल रही है, आतंकवादी कैंप चल रहे हैं, इनको बंद किया जाना चाहिए। पत्रकार जो है किसी भी डेमोक्रेसी का फोर्थ स्टैंप होता है, पिलर, जो कि जनता की परेशानियों को उजागर करता है और सरकार को बोलता है कि इन परेशानियों को दूर करिए। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है पत्रकार महोदय कि आप बांग्लादेश में जो भी इलीगल एक्टिविटी चल रही है उनके बारे में पूरे देश को सूचित करें और वहां की सरकार को सूचित करें। नंबर 2, जो एयरपोर्ट की बात की जा रही है लाल मुनीर हाट के लिए जी, ये केवल यूनिस के पावर में आने के बाद ही शुरू हुई है। पाकिस्तान के इशारे पर इस एयरपोर्ट को चाइना को दिया जा रहा है और चाइना इस एयरपोर्ट के द्वारा हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को डोमिनेट करना चाहता है। ये आपका भारत पर एक प्रकार से आपके थ्रू एक हमला करने का इरादा है पाकिस्तान का। वो पाकिस्तान जो सीधा भारत से कभी नहीं जीता है, वो केवल लाल मुनीर हाट को चाइना को देकर के हमें हमारे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसको खतरा पैदा करना चाहता है, जिससे भारत के जो नॉर्थ स्टेट हैं उनके लिए आने का परेशानी पैदा हो जाए। तो इसलिए यदि आपका भारत के प्रति कोई, आप भारत को एहसान मानते हैं, भारत का कुछ जो कि आपकी आने वाली 7 जनरेशनों को भी भारत का एहसान मानना चाहिए कि जिसने आपको स्वतंत्रता दिलवाई और पाकिस्तान की इतनी नहीं, वो कहते हैं माफी मांग लेंगे, वो पाकिस्तानी माफी मांगेंगे। माफी उनको मांगना क्या सफिशिएंट है? हाँ। आपकी उन 3 लाख औरतों का जो इज्जत लूटी गई है वो वापस आ जाएगी माफी मांगने से? क्या आपके अंदर जो देश के अंदर जो मारे गए लोग हैं पाकिस्तानी सेना के द्वारा, क्या वो जीवित हो जाएंगे? इसलिए ऐसे देश को जिसने आपके साथ इतना बड़ा हार्म किया है, आपको कभी भी उसके साथ रिलेशन नहीं रखने चाहिए। ठीक है, ठीक है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, अब आपका रिएक्शन इसको लेकर कि आगे भारत को क्या स्टेप्स लेने चाहिए। मैं अभी भी कहता हूं डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल किया जाएगा, लेकिन किस कदर और ये एलिमेंट्स क्या कम हो पाएंगे? कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो भारत भी अपना सकते हैं? मैं मानता हूं वहां से पत्रकार जुड़ते हैं, उनकी भी सीमा होती है, अपनी बात को वो रखते हैं, लेकिन वो भी जो ऑफिशियल उनके पास आएगा उसी को कोट करेंगे। शिवम जी, बांग्लादेश के साथ वाणिज्य मंत्रालय लगातार संपर्क में है। भारत में वाणिज्य मंत्रालय को आदेश दिया गया है कि बांग्लादेश के साथ व्यापार पहले जैसा चल रहा था वैसे ही चलते रहना चाहिए, जब तक कि कोई सुरक्षा का एंगल ना बने। दूसरी बात, हमारी विदेश मंत्रालय बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के साथ टोटली संपर्क में है। ठीक। और अब भारत ने कहा है कि हम बांग्लादेश को सारा सहयोग देना चाहते हैं ताकि फरवरी 2026 में जो इलेक्शन हो वो निष्पक्ष रूप से हो। हाँ, बांग्लादेश सरकार ने ऑलरेडी उजागर कर दिया है कि उसमें अवामी लीग को पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, शेख हसीना को पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। लेकिन फिर भी अगर इलेक्शन होते हैं तो जमाते इस्लामी पावर में नहीं आएगी, मुस्लिम छात्र शिविर या कोई भी एनसीपी ये पावर में नहीं आएंगे। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं तो बीएनपी पावर में आएगी, और बीएनपी का रुख भारत के विरोध न्यूट्रल रहा है। जी कर्नल कुणाल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। अब ये जिस कदर आगे बढ़ रहा है, रिलेशंस हमको अच्छे बिल्कुल यहां पर चाहिए, लेकिन पाकिस्तान पे भी भरोसा नहीं कर सकते, और पाकिस्तान बहुत एक्टिव हो चुका है बांग्लादेश में। हालांकि जितना भी इसको एक बड़ी अच्छी पिक्चर इसकी पेंट करने का प्रयास किया जाए, और जो टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो पाकिस्तान बांग्लादेश में अपने गढ़ को स्थापित कर रहा है, उसको रोकने के लिए क्या भारत ने कोई स्टेप्स उठाए हैं क्या? या वेट एंड वॉच पॉलिसी हमारी है कि भाई अभी रुको, देखो थोड़ा सा, आगे जो करना है वो करेंगे? ये जो शेख हसीना का डेथ सेंटेंस दिया हुआ है,
आपको मालूम है ये 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुआ था। उसमें बोला गया था जो 1 साल से ज्यादा जिसमें पनिशमेंट है, ऐसा आतंकवादी या अपराधी दूसरे देश में होगा तो वो उसको एक्स्ट्राडिशन करेगा, दूसरे देश में भेज देगा। लेकिन इसमें एक करेक्शन हुआ है 2016 में, जे राजनैतिक अपराधी और मिलिट्री अपराधी ये दोनों इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो शेख हसीना अभी राजनैतिक अपराधी करके बांग्लादेश ने बनाया है, तो और इंडिया इसको मालूम है इसके बारे में। तो ये राजनैतिक पॉलिटिकल अपराधी जो है क्रिमिनल, ये इस ट्रीटी के मुताबिक नहीं भेज सकता है, नहीं भेज भी सकता है। मतलब इंडिया इज नॉट obliged to send शेख हसीना टू बांग्लादेश अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी। तो इसके मतलब है जे इंडिया सरकार तो शेख हसीना को बांग्लादेश में ये इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल जो फॉल्स एक्ट प्रतिशोध लेने के लिए बनाया गया है, इसमें ये तो भेजेगा नहीं शेख हसीना को। और इनके इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये मैंने जो 3 जजेस के बारे में बताया है, इनको मालूम है इन एब्सेंशिया क्यों दिया है। वो जिसको अपराधी है उसको पूरा मौका देना चाहिए उसको डिफेंस करने के लिए। और नहीं, पर इसमें ये बोला था कि आप इन एब्सेंशिया आप अपील दोबारा नहीं कर सकते, इसको चैलेंज नहीं कर सकते, आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा अपना काउंटर देने के लिए। इमदादुल्लाह भी इस बात से मेरे सहमत हो। लेकिन उसमें वो नहीं दिया, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होने के लिए उन्होंने बोला था कि मैं 3 वकील को 3 नाम दिए थे शेख हसीना ने, ये 3 वकील अगर फिजिकली चली जाती तो फिर वहां पर रिस्क कितना ज्यादा होता है इसका तो अंदाजा हम लगा ही सकते हैं। इमदादुल्लाह बाबू जी, इतना बोलना चाहता हूं जो शेख मुजीबुर रहमान का जो मर्डर हुआ था वो अगस्त 75 में, तो उसमें इन एब्सेंशिया उनको डेथ सेंटेंस दिया हुआ था 12 आदमी को। उस 6 आदमी को पनिशमेंट हो चुका है, 6 आदमी अभी भी लापता है, लेकिन उनको मौका दिया गया था। उन्होंने विलिंगली नहीं आया, ना ही डिस्क्लोज किया वो किधर है। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन किया था जे यू कैन डिफेंड योरसेल्फ, तो वो नहीं अप्लाई किया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, समय इतना ही था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सभी को, बराबर का मैंने मौका यहाँ पर दिया। इमदादुल्लाह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कर्नल शिवदान जी आपका भी, कर्नल कुणाल जी आपका, यूके देवनाथ जी। इमदादुल्लाह जी फिर जुड़ेंगे, फिर चर्चा करेंगे, लंबा समय नहीं होता टेलीविजन में, यही थोड़ी परेशानी रहती है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का मैं करना चाहूँगा। विस्तार से हमने समझने का प्रयास किया कि बांग्लादेश के रिश्ते जो पाकिस्तान से अच्छे हो रहे हैं उसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है, और वो जो आतंकी गतिविधियाँ जो बढ़ने लगी हैं बांग्लादेश में, जो पाकिस्तान प्रायोजित हैं, उसको कैसे रोका जाए, इसी पर हमारी चर्चा थी।